हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग चैनल बाय विशाल। आज अपन पढ़ेंगे कंट्यूजन। जैसा कि आपको पता है, अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था मैकेनिकल इंजरी। उसके अंदर सबसे पहले देखे थे ब्लंट ऑब्जेक्ट से होने वाले इंजरीज। तो उसमें आपने सबसे पहले देखा था एब्रेजन। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे कॉन्ट्यूजन। तो कॉन्ट्यूजन देखने से पहले ये जान लेते हैं कॉन्ट्यूजन होता क्या है। कॉन्ट्यूजन होता है नील पड़ जाना या फिर कोई भीतरी चोट। मतलब आपने कभी अपने जीवन में तो कभी ना कहीं चोट ऐसी खाई होगी कि जिस पर क्या होता है, ऊपर जो एपिडर्मिस होती है वो तो इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन अंदर कुछ ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से। जिस वजह से क्या पड़ जाता है, वहाँ पर एक नील पड़ जाता है, नीला निशान पड़ जाता है। इसी नीले निशान को बोलते हैं कंट्यूजन या फिर ब्रूज। अब इन दोनों टर्म को ना अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे अगर वो नील स्किन पे पड़ा है, किसी भी स्किन की सरफेस पर, तब उसको क्या बोलते हैं, ब्रूज। लेकिन अगर कोई इंटरनल ऑर्गन में अगर कोई नील पड़ गया है तब उसको बोलेंगे कॉन्ट्यूजन। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो एक्स्ट्रावेजेशन और कलेक्शन ऑफ ब्लड ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल, मैंने बताया ना, जब भी कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट अगर कहीं स्किन पर पड़े फोर्सफुली तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगी, जिससे वहाँ क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाएगा। अब ये किससे हो सकता है, कोई भी मैकेनिकल फोर्स ऑफ ब्लंट नेचर विदाउट लॉस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ टिश्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी कहीं पर टिश्यू पे इंजरी होगी तो जो कंटिन्यूटी है वो डैमेज नहीं होगी, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी। एब्रेजन में क्या हो रहा था, क्योंकि लाइन आ गई तो क्या हुई, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। लेकिन यहाँ पर कोई भी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है, फिर भी क्या हो जाती है, चोट लग जाती है। अब इसमें और क्या देखेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या होगा। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होगा कि ब्लंट ऑफ ट्रॉमा जब भी होगा तो क्या होगा, रप्चर ऑफ डर्मल वेसल्स। वेसल्स कौन सी हो सकती है, वेन्स हो सकती है, वेन्यूल हो सकती है, आर्टरी और कुछ भी हो सकता है, जिससे क्या हो जाएगा, वहाँ पर ब्लड का कलेक्शन। इसी को अपन बोलेंगे कंट्यूजन। अब बात कर लेते हैं कंट्यूजन। जब भी अगर कोई ब्रूज स्किन में होता है, तो अगर स्किन के ब्रूज के हिस्से को अगर अपने इंसाइज किया, कट किया, तो अपन को क्या मिलेगा, वहाँ पे क्लॉटेड ब्लड मिलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा ब्रूजिंग होगी। किसी एरिया में अगर वेस्कुलर वेसल्स ज़्यादा होंगी, ऑब्वियसली बात है, जहाँ वेसल ज़्यादा वहाँ रप्चरिंग ज़्यादा हो सकने के चांसेस, तो वहाँ पर ब्रूज भी ज़्यादा होएगा। जैसे फेस, स्क्रोटम। अगर कोई डेलिकेट टिश्यू है, मतलब कहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू है, जनरली क्या होता है, फीमेल्स में सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा मिलता है मेल के मुकाबले, इसलिए फीमेल में ब्रूज कॉमन होते हैं। फिर एज की बात करें तो चाइल्ड और एल्डरली दोनों ही एज में क्या होते हैं, सबक्यूटेनियस जो टिश्यू होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं। यंग में क्या होते हैं, वो हार्ड होते हैं। इसलिए कंपेरेटिव चाइल्ड एंड एल्डरली एज में ब्रूजिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर अगर कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर की लगातार इंटरनल ब्लीडिंग हो रखी हो या ल्यूकेमिया हो रखा हो, तब भी अपन को ब्रूजिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कब ब्रूजिंग कम होगी। तो अगर मसल टोन बहुत अच्छा होगा कहीं का, तो उसमें ऑटोमेटिक क्या होगा, ब्रूजिंग भी कम मिलेगी। या कोई फर्म टिश्यू, फर्म मतलब टाइट टिश्यू, जैसे कि पाम के, सोल के एकदम क्या होते हैं, हार्ड टिश्यू होते हैं, जिनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ब्रूज होने के चांसेस भी कम है। ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बनाना होगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू को इन्वॉल्व करता है। देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एपिडर्मिस। ये बहुत की पॉइंट है इसका। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो मेन इसके 4 टाइप हैं, और उसके बाद जो अदर टाइप है वो अलग है। जैसे कि इंटरडर्मल, कि डर्मिस के नीचे अगर हो रहा है तो सुपरफिशियल बोलेंगे। ठीक, सबक्यूटेनियस टिश्यू में हो रहा है तो सब एपिडर्मल बोल देंगे। डीप ब्रूज हो, मतलब जब बहुत ज़्यादा डीपली कहीं इंजरी हो तब। फिर होता है पैटर्न। डीपली में क्या होता है, इसको कम आउट ब्रूज ही बोलते हैं। कम आउट इसलिए बोलते हैं कि क्या होता है, जैसे मान लो कोई स्किन है, यहाँ पे आपको ब्लंट ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट लगा तो हो सकता है आपको इमीडिएटली वहाँ पर ब्रूज देखने को ना मिले, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, अब वो डीप है, डीप से क्या होएगा, वो सुपरफिशियल की तरफ भागेगा। तो सुपरफिशियल में आते आते जो नील दिखता है, जो कंट्यूजन दिखता है या ब्रूज दिखता है, वो आपको क्या दिखता है, बहुत देर बाद दिखता है। इसलिए इसको बोलते हैं डिलेड अपीयरेंस या फिर कम आउट ब्रूज, कि पता नहीं चलता है कि कहाँ से आ गया ब्रूज, अचानक से नीला पड़ के दिखने लगता है और अपन सोचते हैं कि अपन को तो चोट अभी लगी ही नहीं, तो कहाँ से आ गया ये नील, तो डीप ब्रूज कहलाता है। अब होते हैं पैटर्न ब्रूज। पैटर्न मतलब कोई पैटर्न बनकर आ जाए। सबसे कॉमन जो पैटर्न होता है, मोस्ट कॉमन, वो रेलवे लाइन ब्रूज। ये इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई एक रॉड है, ये स्किन है, इसके ऊपर कोई एक रॉड अपन ने क्या करा, दबा दी। यहाँ से रॉड दबा देंगे तो जो बीच का जो टिश्यू होएगा वो तो क्या हो जाएगा, दब जाएगा, और जो अगल बगल का टिश्यू है वो उसके ऊपर चढ़ने लगेगा, एडजेसेंट टिश्यू। तो जो एडजेसेंट टिश्यू है, स्ट्रेचिंग की वजह से वहाँ पर क्या मिलेगी, ब्लड वेसल रप्चरिंग मिलेगी, इसलिए यहाँ पर दिखेगा अपन को ब्रूज। लेकिन सेंट्रल में क्या दिखेगा, पैलार दिखेगा। ये दिखाता है कि जितना ज़्यादा पैलार, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस, उतनी ज़्यादा उसका क्या होगा, वेपन का डायमीटर होएगा। तो वेपन कोई भी हो सकता है, रॉड हो सकती है, लाठी हो सकती है। रेलवे लाइन इसलिए बोला, जैसे रेल की पट्टी होती है ना, ऐसे 2 लाइन खींची रहती है, तो इस तरीके से इसमें वही पैटर्न बनता है। अब है 6 पेनी ब्रूज। ये दिखता है जब कोई अपन किसी का गले अपन हाथ से पकड़ लेते हैं ना, किसी का गला अगर अपन हाथ से पकड़ लेते हैं तो इस तरीके से क्या होते हैं, फिंगर के
अपन के निशान बन जाते हैं ड्यू टू फिंगर टिप प्रेशर। इसको थ्रॉटलिंग, चाइल्ड अब्यूज़ में अगर ये दिख रहे हैं तो चाइल्ड अब्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर बेटर बेबी सिंड्रोम में भी ये देखने को मिलता है। अब बटरफ्लाई स्किन, तो देखो ध्यान से, देखो बटरफ्लाई से बना है ना कुछ। ये क्या होता है, बच्चे चिमटी ले लेते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो जो चिल्ड्रंस को अपन दबाते हैं, उनकी स्किन को हाथ से पकड़ते हैं, तेज पिंच करते हैं, तब क्या मिलते हैं, बटरफ्लाई ब्रूज मिलने को। फिर होते हैं डग आउट ब्रूज। डग आउट ब्रूज होते हैं जब कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से अपन क्या करते हैं, ब्लंट इंजरी करते हैं, तो देखने को मिलते हैं अपन को डग आउट ब्रूज। अब उसके बाद है आगे एक्टोपिक। एक्टोपिक का मतलब ये है कि जहाँ इंजरी है उस साइड से दूसरी साइड पर अगर कोई ब्रूज देखने को मिले तो वो कहलाएगा एक्टोपिक। इसी के लिए इसको बोलते हैं माइग्रेटरी या फिर परकोलेटिव। शिफ्टिंग ऑफ ब्लड ड्यू टू ग्रेविटी, मान लो ये इसको कोई हेड इंजरी हुई, इस व्यक्ति को दिख रहा है, फेस दिख रहा है, तो इसमें क्या है, हेड इंजरी हुई, ग्रेविटी की वजह से जो हेड इंजरी का जो ब्लड है वो कहाँ पहुँच गया, आई के नीचे, तो अपन को क्या दिखी, ब्लैक आई या फिर रकून आई अपीयरेंस दिखा, तो ये क्या हो गया, माइग्रेटरी या फिर एक्टोपिक ब्रूज। जैसे कंट्यूजन ऑफ फोरहेड, स्लाइड डाउन टुवर्ड्स द आई। एक और होता है बैटल साइन। बैटल साइन होता है जो आपको कब होता है, जब क्रेनियल फोसा में, मिडिल क्रेनियल फोसा में अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो इसका ब्लड कहाँ जाता है, कान के पीछे देखने को मिलता है। इस साइन को बोलते हैं बैटल साइन। अब लास्ट है आर्टिफिशियल ब्रूज। आर्टिफिशियल ब्रूज क्या होता है ना कि कुछ क्रिमिनल्स होते हैं जो क्या करते हैं, नकली ब्रूज बना के केस को मॉड्यूलेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ इरिटेंट प्लांट आते हैं मार्केट में या फिर खेत वगैरह में, जो उनको इरिटेंट प्लांट को अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे कैलोट्रोपिस, विलावा, प्लम्बागो। तो क्या करते हैं कि अपन को एक फॉल्स नीला पड़ जाएगा, फॉल्स अपन को एक अपीयरेंस देंगे कि लगेगा कि जैसे किसी ने इंजरी करी है ब्लंट ऑब्जेक्ट से, पर वो ब्लंट ऑब्जेक्ट से इंजरी नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इरिटेंट प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है। तो अब कैसे पता करेंगे कि भाई ये आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है, या ट्रू ब्रूज है या फिर नहीं है। तो इसका बेसिक डिफरेंस ये है कि जो आर्टिफिशियल ब्रूज होगा उसमें कभी भी कलर चेंज नहीं मिलेगा। कलर चेंज अपन आगे देखेंगे। जैसे उसकी जो मार्जिन होंगी वो भी रेगुलर होंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो सिर्फ और सिर्फ एसेसिबल पार्ट में ही दिखने को मिलेगा, मतलब मेरे हाथ जहाँ पहुँच सकते हैं बस वहीं ब्रूज दिखेगा। उसमें इचिंग मिलेगी क्योंकि इरिटेंट है तो इचिंग अपन को मिलेगी, लेकिन इसमें पेन नहीं मिलता है। साथ में इसमें इन्फ्लामेटरी फ्लूइड भी अकेला मिलेगा, क्योंकि अपन इरिटेंट डाला है तो यहाँ पे इन्फ्लामेटरी आएगा, लेकिन वो कोई भी ब्लड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लड वेसल की इंजरी नहीं हो रही है। साथ में इसकी मार्जिन रेगुलर होंगी। अब बात करते हैं एजिंग। अपन क्या कर सकते हैं, जो मैंने कलर बताया ना यहाँ पे कलर चेंज, तो ट्रू में कलर चेंज होता है, तो कलर चेंज से अपन क्या पता कर सकते हैं कि उसकी एज कितनी हुई है। हिस्टोलॉजी से पता कर सकते हैं कि अपन हिस्टोलॉजिकल देख लें, स्पेक्ट्रोमेट्री से कर सकते हैं, पल्स स्टेन लगाकर रिएक्शन कर सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कलर है। तो कलर के बेसिस पे क्या कर सकते हैं अपन लोग, इसकी 6 मेन 5 स्टेज है, फिर 6वां नॉर्मल है। तो क्या सबसे पहले जब कोई ब्रूज होता है तो उसमें रेड अपीयरेंस आता है, फिर ब्लू, फिर ब्लूइश, फिर ग्रीनिश और येलो। इस तरीके से क्या होता है, उसको प्रोग्रेशन होता है। इससे अपन पता कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट सबसे पहले जब कहीं ब्रूज होएगा तो अपन को क्या मिलेगा, रेड कलर। जब few hour to 3 days निकल गए होंगे तो होंगे ब्लू, फिर 4th डे पर अपन को मिलेगा ब्लूइश, फिर देखिएगा 5th to 6th डे पर ग्रीनिश, फिर येलो सबसे ज़्यादा, और फिर 2 वीक तक क्या हो जाएगा, ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। अब रेड क्यों दिख रहा है भाई, जब नया नया ब्लड वेसल रप्चर होगी तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड होएगा। ऑक्सीनेटेड ब्लड कैसा दिखता है, रेड दिखता है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो ऑक्सीनेटेड कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सीनेटेड में, इसलिए वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। फिर हीमोग्लोबिन टूटेगा हीमोसिट्रिन में, तो हीमोसिट्रिन से वो ब्लूइश और हो जाएगा। फिर इसके और कंपोनेंट टूटेंगे हीम के, तो बिलीवर्डिन मिलेगा, फिर बिलीरुबिन मिलेगा, और लास्ट में वो क्लीन अप हो जाएगा, मैक्रोफेज उसको क्लीन कर देंगे, इसलिए वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर अब ब्रूज में अगर मल्टीपल कलर देखने को मिल रहे हैं, जैसे अगर अपन को कहीं अलग अलग जगह पर किसी के हाथ पे, जैसे कोई बच्चा है उसके हाथ पे अलग कलर का ब्रूज है, पैरों पे अलग कलर का ब्रूज है, गले में अलग कलर का ब्रूज है, तो ये समझ सकते हैं उसको अलग अलग टाइम पर क्या किया गया है, एब्यूज़ किया गया है। ये साइन ऑफ चाइल्ड एब्यूज़ कहलाता है। अगर कोई कलर चेंज नहीं मिल रहा है तो ये 2 कंडीशन है जहाँ पर कोई कलर चेंज देखने को नहीं मिलता, जैसे सब कंजक्टाइवल हेमरेज एंड सब ड्यूरल हेमेटोमा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इतना ही है कंफ्यूजन में। आई होप आपको सब समझ आ गया हो। अगर आ गया है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस नोट्स की, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमें ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। साइन ऑफ विशाल।